Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to explain a very important poem, Ode to the West Wind, which is written by the great late romantic poet P.V. Shelley, perceived by Sri Shelley, and his lifespan is 1792 to 1822. Students, this poem divided into 5 cantos, 5 sections, and this is the first section of the poem. So students, let's begin. Students, this particular poem is in BA second year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature students. So student, आप सबको मैंने बता दिया ये जो पोएम है ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है. ये इसका फर्स्ट सेक्शन है. आज मैं आपको फर्स्ट सेक्शन इसका एक्सप्लेन करने वाली हूँ. पोएम है एक ऑड आप सबको पता है क्या होता है. ऑड एक ऐसी पोएम होती है जो किसी समवन और समथिंग स्पेशल को रिप्रेजेंट की जाती है. तो यहाँ हमारा पोएट वेस्ट विंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी जो है कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हमें बताएगा. ठीक है. इसमें 5 कैंटोस हैं, 5 पार्ट्स हैं. स्टार्ट के जो 3 पार्ट्स हैं वहाँ वो वेस्ट विंड को जो है उसकी क्वालिटीज़ बता रहा है वेस्ट विंड की. उसके बाद लास्ट के जो 2 कैंटोस हैं उसमें वो डायरेक्ट बात कर रहा है वेस्ट विंड से. हर कैंटो जो है वो ओ हियर पे शुरू हो रहा है, मतलब एक इवोकेशन के साथ हर कैंटो ख़त्म हो रहा है. सॉरी, ओ हियर पे ख़त्म हो रहा है, तो हर कैंटो एक इवोकेशन पे ख़त्म हो रहा है. देखो, पीवी शेली जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी जो है आप बोल सकते कि इन्फ्लुएंस थे. तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे ये जो भी पॉलिटिकल अपहिल चल रही है वो बंद हो जाए. ठीक है. तो इन्होंने एक नेचर पोएम लिख के उसको रोकने का ट्राई किया, बट फिर इनको समझ आया कि ये काम ये अकेले नहीं कर सकते हैं. बाकी इन्होंने जो पोएम लिखी है वो जो भी रिवोल्यूशन जो भी क्रांति चल रही थी उसके लिए ही लिखी थी. आपको समझ में आएगा कैसे कि जो एक पावर दिखाई गई है वेस्ट विंड की, तो इन्होंने वो पावर इसी अकॉर्डिंग दिखाई है कि एक राजा जो है उसकी पावर क्या होती है, कैसे होती है, उसको कैसे रोका जा सकता है. सो इनका जो एक तरह से इनडायरेक्टली ये यही करना चाह रहे थे कि ये जो राजा बनना और ये सब चल रहा है इसको एक तरह से रोका जाए. और इन्होंने एक ब्यूटीफुल नेचर पोएम लिख के इस चीज़ को जो है अपना प्रोवोक किया है. स्टूडेंट, ये जो पोएम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है. आप इसको बहुत अच्छे से देखें तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी. लेट्स बिगिन. O wild west wind, thou breath of autumn being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like a ghost from an enchanter fling, yellow and black and pale and hectic red, pestilence stricken multitudes, O thou who chariotest to their dark wintry bed, the winged seeds where they lie cold and low, each like a corpse within its grave until thin azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth and fill driving sweet birds like flocks to feed in air. इसके बाद इसकी 3 लाइन्स और है जो मैं आपको बाद में लिखूंगी. वो है with living hues and odors plain and hill, wild spirit which art moving everywhere, destroyer and preserver here oh here. सो ये इसका फर्स्ट कैंटो फर्स्ट सेक्शन है. देखो, यहाँ पता चल रहा है आपको स्टार्टिंग में ही कि एक तरह से पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है वेस्ट विंड का. उसको स्टार्टिंग में ही पोएट जो है वो बुला रहे हैं. कैसे? लाइक ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड. तो यहाँ वाइल्ड वर्ड आया. एक तो देखो WWW, तीनों वर्ड्स में W है, तो आप सबको पता चल गया कि एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. उसके अलावा वाइल्ड वेस्ट विंड बताया गया है, मतलब एक तरह से पावरफुल. ठीक है. पावरफुल जो वेस्ट विंड है. दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग, ये क्या है? ऑटम सीजन की ब्रीथ है, सांस है. क्या? जो हमारी वेस्ट विंड है वो ऑटम सीजन की सांस है. तो ये वेस्ट विंड को बोल रहा है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तुम, दाउ मीन्स तुम, ब्रीथ हो ऑटम की. ठीक है. पतझड़ सीजन की ब्रीथ हो. दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन, दाउ तुम्हारी प्रेजेंस से, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, तुम्हारी प्रेजेंस जो है वो विजिबल नहीं है,
तुम्हारी प्रेजेंस अनसीन है, बट तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस से द लीव्स डेड, जो पत्ते सूख जाते हैं, लीव्स डेड मतलब सूखे पत्ते या जो है ऐसे पत्ते जो बिल्कुल मुरझा गए हो, ड्राई लीव्स आर ड्राइवन, वो उड़ते रहते हैं। देखो बहुत तेज हवा चलेगी तो जो भी सूखे पत्ते हैं वो ऑब्वियसली उड़ेंगे। तो ऑटम सीजन में क्या होता है, पतझड़ के टाइम में पत्ते सूख सूख के नीचे आते हैं और क्या है, विंड उनको उड़ाती रहती है। तो यही बोला गया है कि जो वेस्ट विंड है वो ऑटम सीजन की क्या है, ब्रीथ है, सांस है। Thou from whose unseen presence the leaves dead are driven, और तुम क्या करती हो, तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस है, अब हमें हवा दिखती तो है नहीं, तो उसकी प्रेजेंस कैसी रही, इनविजिबल रही, अनसीन रही। द लीव्स डेड, तो तुम जो पत्ते ड्राई हैं, आर ड्राइवन, उनको उड़ाती हो। कैसे उड़ाती हो, कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, उड़ाती हो लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लिम, जैसे कि एन्चेंटर मतलब एक तांत्रिक से, या बोल सकते हैं जो जादूगर होता है, जादूगर जैसे क्या करता है, घोस्ट को उड़ा देता है, फ्लिम मतलब उड़ा देता है। जैसे जादूगर जो है अपने जो जादू करने से, या कोई तांत्रिक है अपने तंत्र मंत्र करने से, जैसे कि क्या करता है, घोस्ट को जगा लेता है, उड़ा देता है। तो जैसे कि वो काम करता है एन्चेंटर, एन्चेंटर से कंपैरिजन किया गया है यहाँ वेस्ट विंड का, कि यू आर लाइक एन्चेंटर, ठीक है, तुम एन्चेंटर के जैसे हो। जैसे एक एन्चेंटर, एक जो जादूगर है, एक म्यूजिशियन है, वो क्या करता है, जैसे अपने साथ उड़ा ले जाता है घोस्ट को, वैसे ही तुम क्या है, जो लीव्स डेड है, जो ड्राई लीव्स है, उनको अपने साथ उड़ा कर ले जाती हो। लीव्स के कलर बताए हैं यहाँ, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। पत्तियाँ किस किस कलर की है, देखो सूखने के बाद पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती है, पेल हल्की सफ़ेद सी और पीली सी हो जाती है, एंड हेक्टिक रेड, और बहुत ज़्यादा रेड भी हो जाती है। जिस अकॉर्डिंग हमारा पौधा होगा, जिस चीज़ का, उसकी पत्तियाँ उस अकॉर्डिंग हो जाती है। कोई पत्तियाँ काली हो जाती है, कोई पत्तियाँ पीली हो जाती है, कोई पत्तियाँ बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, कोई पत्तियाँ पेल से कलर की हो जाती है, सफ़ेद सी और पीली सी मिक्स टाइप, ठीक है। तो ये सब तरह की पत्तियों को उड़ा कर ले जाती है, चाहे पत्तियों का कलर कैसा नहीं हो। पेस्ट लाइन्स स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स, और ये पत्तियाँ कैसी है, अपने आप में कंटेजियस है, लाइक पेंडेमिक, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, क्या है, कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है, एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी है, किसी से हम टच होंगे हमारे भी कोरोना हो सकता है, ठीक है। वैसे ही पेस्ट लाइन्स स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स का मीनिंग यही है कि ये जो लीव्स है वो भी एक महामारी की तरह है, ठीक है, एक पेंडेमिक, एक एपिडेमिक की तरह है। वो क्या करती है, पत्तियाँ जो है एक दूसरे के साथ उड़ती चली जाती है, एक दूसरे के चिपक के एक दूसरे के साथ उड़ती चली जाती है। ऐसा तो है नहीं बहुत तेज़ हवा चलेगी, 100 पत्तियाँ पड़ी तो उसमें से एक पत्ती उड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। तो पत्तियाँ एक दूसरे के साथ उड़ती जाती है। तो उन पत्तियों का कंपैरिजन किससे कर दिया, कोई किसी एपिडेमिक और पेंडेमिक से कर दिया, महामारी से कर दिया गया है कि महामारी की तरह ये पत्तियाँ हैं। पेस्ट लाइन्स स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स, ये बहुत कंटेजियस है, ये एक दूसरे के साथ उड़ती रहती है। फिर से उसने जो है वेस्ट विंड को बुलाया, ओ दाओ, ओ तुम, who charioteers to their dark wintry bed, और तुम क्या करती हो, who charioteers, रथ लेके आती हो, to their dark wintry bed, the winged seeds, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनके जैसे पंख लग गए हो। विंग्ड सीड्स मतलब यहाँ किसको पंख लगाए गए हैं, सीड्स को, बीजों को पंख लगा दिए गए हैं। who charioteers मतलब रथ में आके, to their dark wintry bed, तुम जो विंग्ड सीड्स हैं उनको उनके डार्क विंटरी बेड में डाल देती हो। तो डार्क विंटरी बेड क्या हुआ, कि उनको डाउन टू अर्थ कर देती हो बिल्कुल। अब देखो जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो बीज क्या होंगे, उछल उछल के या फिर हवा चलने से जैसे उनके पंख लग जाते हैं और वो उड़ के ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, ऊपर मिट्टी आ जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो यहाँ बताया गया है कि वेस्ट विंड को कि वो एक रथ लेके आती है अपना, और जो पंख लगे हुए सीड्स हैं उनको उनके डार्क विंटरी बेड में सुला देती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Who charioteers to their dark wintry bed, the winged seeds, where they lie cold and low, जहाँ वो सोते रहते हैं, where they lie, जहाँ वो सोते रहते हैं, cold and low, ठंड में रहते हैं एकदम, और नीचे रहते हैं जमीन के, each like a corpse, और ऐसा लगता है कि वो सब कैसे हो,
कॉप्स मतलब लाशों के समान हो, ठीक है, डेड बॉडी की तरह वो अपने जो है जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, एकदम ठंडे हो गए और एकदम लो, जैसे कि कोई डेड बॉडी पड़ी रहती है। तो तुम क्या करती हो, तुम जब चलती हो तुम इतनी तेज चलती हो जैसे कि तुम रथ लेके आई हो, और रथ में अपने साथ में बहुत सारे बीजों को उड़ाकर तुम ले गई और तुमने बीजों को जमीन के नीचे डाल दिया, और वो उस जमीन में ऐसे लेटे रहते हैं जैसे कि कॉप्स लेटी रहती है, लाशें लेटी रहती है, डेड बॉडी लेटी रहती है, ठीक है। उसके बाद विद इन इट्स ग्रेव, वो जैसे डेड बॉडी कहाँ लेटी रहती है, अपनी ग्रेव में, कब्रों में, वैसे ही बीज कहाँ लेटे रहते हैं, अपने विंटरी बेड में, ठीक है। ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसे कि कॉप्स जो है अपने ग्रेव में लेटी रहती है, वैसे ही बीज कैसे कहाँ लेटे रहते हैं, अपने विंटरी बेड में। अनटिल thin azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth। और कब तक लेटे रहते हैं ये बीज, until कब तक लेटे रहते हैं, जब तक थिन azure तुम्हारी ब्लू कलर की सिस्टर, थिन azure सिस्टर, तो इसकी ऑटम की सिस्टर कौन हो गई, स्प्रिंग, है ना, बसंत ऋतु, तब तक वो जो बीज हैं वो कहाँ लेटे रहते हैं, अपने जमीन के नीचे लेटे रहते हैं। और जैसे ही बसंत ऋतु आना शुरू होती है, सब बीज जो है एक पौधा बन जाते हैं, खिल जाते हैं, सब जगह फ्रेग्रेंस हो जाती है, फूल पत्तियां सब जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि तुम तब तक जो है ये जो विंटरी बेड में जो विंड सीड्स है वो तब तक एक डेड बॉडी के जैसे लेटे रहते हैं जब तक कि ऑटम की सिस्टर, थिन अज्योर सिस्टर, नीली सी सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग, जिसका नाम है स्प्रिंग, शेल ब्लो, जब तक वो अपना क्लैरियन, शेल ब्लो हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, अपना शंखनाद नहीं कर देती, और ड्रीमिंग अर्थ, जब तक कि वो अर्थ को जगा नहीं देती, तब तक तुम क्या है उस जमीन के नीचे विंटरी बेड में ही लेटे रहते हो। और जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आता है वो अपना शंखनाद करती है और पूरे अर्थ को ड्रीम कर देती है, जगा देती है, जो कि सोया हुआ रहता है उस ड्रीमिंग अर्थ को वो जगा देती है। थिन अज्योर सिस्टर मतलब जो स्प्रिंग है, थिन अज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शेल बिलो हर क्लेरियन मतलब अपना शंखनाद करती है ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, किसके ऊपर, उस ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर जो अर्थ अभी तक ड्रीम में था, मतलब सोया हुआ था, उसको वो जगा देती है। एंड फिल और भर देती है ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड्स लाइक फ्लॉग्स टू फीड इन एयर, और किससे भर देती है, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, कलियां खिल जाती है स्प्रिंग के आने से, और वो कलियां खिली हुई कैसी लगती हैं, लाइक फ्लॉग्स टू फीड इन एयर, जैसे कि कोई भेड़ बकरियों का झुंड जो है, जो झुंड एक साथ इकट्ठा हो जाता है खाने पीने के लिए, वैसे ही जो है जो बर्ड्स हैं वो एक झुंड बन के ऐसा लगता है फीड इन एयर, ओपन एयर को फीड कर रही हो, खा रही हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जब स्प्रिंग आती है तो वो भर देती है स्प्रिंग पूरे एटमॉस्फेयर को स्वीट बर्ड से, है ना, प्यारी सी कलियों से भर देती है, और वो सब कलियां एक साथ झुंड बन जाती है ओपन एयर में, और ऐसा लगता है कि वो ओपन एयर को फीड कर रही हो, ठीक है, या एयर उनको फीड कर रही हो, एयर उनको खिला रही हो। सो इतना आपको क्लियर हो गया। इसमें 3 लाइन्स अभी और रिमेनिंग है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में 3 लाइन्स जो है आपके लिए आगे डिस्कस करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है और बहुत ही अच्छे इसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट 3 लाइन पे डिस्कस करते हैं। With gleaming hues and adores plain and hill, wild spirit which art moving everywhere, destroyer and preserver here or here। So ये इसकी 3 लाइन्स और है फर्स्ट कैंटो की। तो तुम पूरे एटमॉस्फेयर को भर देती हो, जब स्प्रिंग आती है तो क्या तुम्हारी जो सिस्टर है स्प्रिंग, ऑटम को बोल रहा है, विद लिविंग ह्यूज एंड अडोर्स प्लेन एंड हिल, चाहे वो ह्यूज हो, बड़े बड़े मैदान हो, ठीक है, पहाड़ियाँ हो, सबको वो भर देती है, किससे, बहुत सारे अलग अलग कलर से। तो कलर किसके होंगे, जो पौधे होंगे उगेंगे, जो फूल होंगे, उनके अलग अलग कलर से भर देती है जो स्प्रिंग है वो पूरे मैदानों को या प्लेन को, हिल्स को, या फिर पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत ही प्यारा सा बना देती है। विद लिविंग ह्यूज
अलग अलग कलर से एंड अडोर्स प्लेन एंड हिल। तो वो प्लेन को, चाहे मैदान हो चाहे हिल हो, चाहे पहाड़ियाँ हो चाहे मैदान हो, सबको अलग अलग कलर से, कहने का मतलब बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधों और फूल से भर देती है। वाइल्ड स्पिरिट फिर से जो है यहाँ पे बोल रहा है वाइल्ड स्पिरिट किसको, वेस्ट विंड को, कि वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। तुम्हारी जो सिस्टर है उसका जो आर्ट है वो हर जगह है और तुम्हारा आर्ट भी हर जगह है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम्हारी जो कला है वो हर जगह है। तुम एक डिस्ट्रॉयर भी हो और एक प्रिजर्वर भी हो, बर्बाद करने वाली भी हो और कुछ अच्छा करने वाली भी हो, प्रिजर्वर भी हो। हियर ओ हियर, सुनो तुम सुनो। तो लास्ट लाइन का मीनिंग यही है, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, ओ वेस्ट विंड, तुम्हारा जो आर्ट है, तुम्हारी जो कला है, मूविंग एवरीवेयर, हर जगह फैलती है, मूव करती है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो, तुम प्रिजर्वर भी हो। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैंटो था। इस फर्स्ट ये जो और टू द वेस्ट विंड पोएम है, आपको समझ में आया?